पूस की रात कहानी की विशेषता यह है कि इसमें घटना विकास, पात्रों का चरित्र और परिवेश तीनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पूस की रात प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। इस कहानी में कथा का अधिक विस्तार नहीं है, ना घटनाक्रम तेजी से बदलते हैं। कथा का आरंभ हल्कू के घर से होता है। कहानीकार हल्कू के घर का उतना ही वर्णन करता है जितने का उस कहानी से संबंध है। हल्कू ने सहना से कर्ज ले रखा है। सहना जिससे कर्ज लिया है वह अपना रुपया मांगने हल्कू के यहाँ आता है। हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी से रुपये मांगाता है। मुन्नी के पास 3 रुपये हैं जो हल्कू ने मजूरी में से बड़ी मुश्किल से बचाए हैं ताकि एक कंबल खरीदा जा सके। बिना कंबल के जाड़ों के दिनों में रात खेतों पर गुजारना कठिन होगा, इसलिए मुन्नी रुपये देने का विरोध करती है। इस समय पति पत्नी में जो बातचीत होती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुन्नी कहती है, ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकानी नहीं आती। मुन्नी के इस कथन में एक बड़ी सच्चाई को प्रेमचंद ने उजागर किया है। किसान मजदूर होकर महाजन से ऋण लेता है, किंतु उसके बाद वह उससे मुक्त नहीं हो पाता। ब्याज दर के जाल में वह ऐसा उलझ जाता है कि उसकी सारी मेहनत मजदूरी उसे चुकाने में ही चुक जाती है। मुन्नी किसानों के जीवन की इस व्यवस्था को और उजागर करते हुए कहती है, मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। स्पष्ट ही ऋण चुकाते चुकाते रहने ही की ही विडंबना से परेशान किसान के मन में यह सवाल जरूर पैदा होता है कि क्या उसका जन्म केवल ऋण चुकाने के लिए ही हुआ है? क्या उसकी मेहनत इसी तरह दूसरे हड़पते रहेंगे और अपना पेट भरने के लिए उसे मजूरी करनी पड़ेगी? अगर अपना पेट भरने के लिए मजूरी ही करनी है तो फिर खेती से चिपके रहने का क्या मतलब? इसी भावना से प्रेरित होकर मुन्नी हल्कू से कहती है, तुम छोड़ दो अब किससे खेती करना। मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो ना होगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। बहरहाल हल्कू वह 3 रुपये सहना को दे देता है। यही कहानी का पहला भाग है और इस भाग को सुनने से आपको यह स्पष्ट हो जाता है कि हल्कू जैसे गरीब किसान के लिए खेती कितनी मुश्किल होती जा रही है। यहाँ तक कि वह यह भी सोचने लगते हैं कि क्यों ना किसानी छोड़कर मजूरी की जाए। कहानी का शेष अंश किसान की इसी मनोदशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करता है। कहानी का दूसरा भाग हल्कू के अपने खेत पर ही आरंभ होता है। पूस की अंधेरी रात है। हल्कू के साथ सिर्फ उसका पालतू कुत्ता जबरा है। ठंडी हवा चल रही है। हल्कू के पास सर्दी से बचने के लिए एक चादर भर है, लेकिन वह चादर उस ठंड से उसकी रक्षा नहीं कर पाती। हल्कू की मनोभावनाएं प्रेमचंद ने यहाँ जबरा के साथ हल्कू की बातचीत से व्यक्त की है। यद्यपि कुत्ता होने के कारण जबरा हल्कू की किसी बात को ना समझ सकता है ना जवाब दे सकता है, लेकिन जबरा के प्रति हल्कू की आत्मीयता उसकी हृदयगत ऊंचाइयों को अभिव्यक्त करती है। खेत में हल्कू की सबसे बड़ी चिंता ठंड से बचाव की है। वह जबरा को संबोधित कर कहता है कि इतनी सर्दी में तुम मेरे साथ क्यों आए? फिर इसी तरह की बात करते हुए वह अपनी स्थिति की तुलना उन भगवान लोगों के साथ करने लगता है जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे, मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल। मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें और मजा दूसरे लूटें। यहाँ हल्कू के माध्यम से प्रेमचंद समाज के एक बहुत बड़े अंतर विरोध को उजागर कर यह प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा क्यों है कि मेहनत करने वाला किसान तो भूखा सोता है और उसकी मेहनत का फल भोगने वाले मज़े करते हैं। जाहिर है हल्कू के पास इस सवाल का जवाब नहीं है,
वह तो इसे तकदीर की खूबी ही मान रहा है। हल्कू की इस मानसिकता की तुलना अगर कहानी के आरंभ में मुन्नी की बातों से करें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों एक सी ही बात सोच रहे हैं। अगर हमारी मेहनत दूसरों के पास ही जानी है तो खेती से जुड़े रहने का क्या लाभ। कहानी का आगे का हिस्सा हल्कू की जाड़े से बचाव की कोशिश के रूप में सामने आता है। पहले वह चिलम पीता है, फिर चादर ओढ़कर सोता है, तब भी सर्दी से बचाव नहीं होता तो वह अपने कुत्ते को अपनी गोद में सुला देता है। कुत्ते की देह जाने कैसे दुर्गंध आ रही है, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो, पर वह उसे गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत ना था जिसने उसे आज इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे। कुत्ता जबरा हल्कू की इस आत्मीयता को महसूस भी करता है, इसलिए जब किसी जानवर की आहट आती है तो वह चौकन्ना होकर भौंकने भी लगता है। आखिर जब सर्दी से किसी तरीके से बचाव नहीं होता तो हल्कू अलाव जलाता है। अलाव से उसको काफ़ी राहत मिलती है, उसका शरीर गर्म हो जाता है, एक नया उत्साह उसके मन में पैदा होता है और वह जबरा के साथ अलाव पर कूदने लगता है, आर पार होने लगता है और दोनों में प्रतियोगिता सी होने लगती है। धीरे धीरे अलाव भी बुझ जाता है, लेकिन शरीर की गर्माहट हल्कू को काफ़ी अच्छी लगती है। वह गीत गुनगुनाने लगता है, लेकिन बढ़ती सर्दी उसके अंदर आलस्य बढ़ाने लगती है। यहाँ कहानी में एक नया ही मोड़ आ जाता है। हल्कू के खेत में नील गायों का झुंड घुस आता है, जिनकी आहट पर जबरा भौंकता हुआ खेत की ओर भागता है। हल्कू को भी लगता है कि जानवरों का झुंड खेत में घुस आया है। फिर उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें भी आने लगती हैं और फिर खेत के चरने की भी आवाज़ें आती हैं। मतलब खेत कोई चर रहा है ऐसा लगता है, लेकिन हल्कू नहीं उठता। वह अपने मन को झूठी दिलासा देते हुए सोचता है कि जबरा के होते हुए कोई जानवर खेतों में नहीं आ सकता। जबरा लगातार भौंकता रहता है, लेकिन हल्कू को आलस्य घेरे रहता है। एक बार वह उठता भी है, 2-3 कदम चलता है, लेकिन ठंड के तेज झोंके के कारण वह फिर अलाव के पास आकर बैठ जाता है। आखिरकार नील गाय पूरे खेत को नष्ट कर जाती है। अब यहाँ प्रश्न यह है उठता है कि हल्कू अपनी फसल को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करता? क्या वह आलसी है? क्या वह ठंड के मारे इतना परेशान था कि वह अपनी फसल का नुकसान होते देख रहा था, या उसे नष्ट होने से भी नहीं बचा पाया, या फिर यह सर्दी के मुकाबले बर्दाश्त कर सकता था? स्पष्टीकरण ये नहीं है। कारण जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं और कहानी से साफ है, हल्कू की वह मानसिकता है जिसकी चर्चा वह हम सभी पहले कर चुके हैं। आखिर वह अपनी फसल की रक्षा किसके लिए करे? क्या सिर्फ महाजनों को लुटाने के लिए? अगर उसकी मेहनत सूदखोरों और जमींदारों के पास ही जानी है तो फिर नील गाय चर ले तो क्या? वस्तुतः लगातार शोषण ने हल्कू को अपनी ही मेहनत से उपजाई फसल से उदासीन बना दिया है। इसलिए उसकी मुख्य चिंता सर्दी से बचने की हो जाती है, फसल को बचाने की नहीं। यही कारण है कि वह अपनी पत्नी के यह कहने पर कि अब मजूरी करके माल गुजारी चुकानी पड़ेगी तो वह कहता है, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। इस तरह यह कहानी किसानों की लगातार शोषण से बदलती उनकी मानसिकता का अत्यंत हृदय विदारक परंतु यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करती है।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मजबूरी में इंसान को कई बार ना चाहते हुए भी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं जो हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। विपदा कभी भी आ सकती है, इसलिए हमेशा चौकस रहना ज़रूरी है।